हटिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार। दोस्तों, आप सबके लिए लाया हूं महत्वपूर्ण जानकारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में था, जो 1937 में मुंबई में आ गया। स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आइए इससे आरबीआई किस प्रकार कार्य करती है, आइए समझते हैं। मैं भारत को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। सिग्नेचर रिजर्व बैंक गवर्नर। भारत की हर नोट पर कुछ ऐसा ही वचन अंकित है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका मतलब क्या है और क्यों भारत की हर नोट पर रिजर्व बैंक गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं? कभी आपने यह सोचा है कि आरबीआई जितना चाहे उतने नोट क्यों नहीं छाप लेती? नोट छापने के लिए चाहिए ही क्या? एक नोट छापने की मशीन, कुछ लोग, स्याही और कागज। आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आरबीआई के पास कितना सोने का अंबार है। आप में से अक्सर कई लोग खबरों में भी यह पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने इतने हजार करोड़ रुपए भारत सरकार को दिया। लेकिन कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि आरबीआई को इतनी हजार करोड़ रुपए की इनकम आखिर होती कहां से है? तो सबसे पहले नोटों की छपाई की बात कर लेते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 के तहत आरबीआई बैंक को नोट इशू करने की पावर दी गई। आरबीआई की जो इकाई यह काम करती है उसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपए तक की नोट को छाप सकती है। अगर आरबीआई को इससे बड़ा नोट छापना होगा तो उसके लिए भारत सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। अब आपका अगला सवाल होगा कि नोट आखिर छापते हैं कहाँ? इसके लिए पूरे भारत में प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई है, जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, एमपी के देवास में स्थित है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है और वेस्ट बंगाल के सलबोनी में स्थित है। इनमें से नासिक और देवास का जो प्रिंटिंग प्रेस है उसे भारत सरकार कंट्रोल करती है और बाकी के 2 प्रिंटिंग प्रेस जो सलबोनी और मैसूर में हैं उनको आरबीआई कंट्रोल करती है। रही बात नोटों की छपाई की, तो आरबीआई साल की शुरुआत में ही प्रिंटिंग प्रेस को एक शेड्यूल दे देता है जिसमें बताया जाता है कि उन्हें कब और कितना नोट छापना है। इसके लिए आरबीआई पहले 2 ही डेटा तैयार कर लेता है, जो आरबीआई के पास 19 रीजनल ऑफिसेस से मिले डाटा से तैयार होता है, जिसके बाद आरबीआई स्टैटिक एनालिसिस का भी सहारा लेता है। यानी आरबीआई पहले से ही गणना कर लेता है कि कितने नोट सर्कुलेशन में हैं और कितने नोट पिछले साल नष्ट कर दिए गए हैं और कितने नोट नए छापे जाने हैं और कितने खराब हुए नोटों को इस बार बदला जाना है। इन सब की गणना करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री से कॉइन सेट करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करता है और उससे कंसल्ट करने के बाद यह फैसला लिया जाता है कि इस साल कितने नोट छापे जाने हैं। यह तो हुई नोटों की छपाई की बात, लेकिन सिक्कों का क्या? कॉइन एक्ट 1906 के मुताबिक सिक्कों की ढलाई का काम आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार में होता है। सिक्कों की ढलाई पूरे भारत में 4 जगह पर की जाती है। कोलकाता के अलीपुर में, हैदराबाद के सैदाबाद में और हैदराबाद के चेरालापुल्ली में और यूपी के नोएडा में। इस एक्ट के मुताबिक भारत सरकार 1,000 रुपए तक का सिक्का कॉइन इशू कर सकता है। अब अगला अहम सवाल यह है कि आरबीआई और भारत सरकार के पास यह अधिकार है कि वह जितना चाहे उतने नोट को छाप सकती है, तो क्यों नहीं आरबीआई उतने नोट को छाप लेती है जितना कि उसे ज़रूरत है? इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी, जो नोट आपके हाथ में है वह महज एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही आरबीआई गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देता है उस कागज के टुकड़े की वैल्यू क्रिएट हो जाती है। इसके साथ ही वह कागज का टुकड़ा आरबीआई के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई के पास ऐसा क्या है जिसके बदले में आरबीआई गवर्नर नोट पर प्रॉमिस करता है? तो इसका जवाब है कि कीमती धातु सोना और भारतीय रिजर्व बैंक के फॉरेन रिजर्व, यानी आरबीआई के पास जितना सोना तथा जितना फॉरेन रिजर्व है उतने ही आरबीआई नोट को इशू कर सकती है। और अगर आरबीआई ने इससे ज़्यादा करेंसी इशू की तो आरबीआई की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। यानी आरबीआई की करेंसी को
एसिड से बैन न किया गया हो तो भारत की करेंसी का हाल भी वेनेजुला करेंसी जैसा ही हो जाएगा। वेनेजुला में 1 लाख रुपए तक के करेंसी नोट हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कूड़ियों के भाव है। यही कारण है कि करेंसी के इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई और सरकार का संतुलन बनाकर चलना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय करेंसी में एक नोट ऐसा भी है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं किए गए होते और ना ही उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौंक गए ना? हम बात कर रहे हैं भारत के 1 रुपए की नोट की, जिस पर आरबीआई की जगह लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस नोट को छापने का अधिकार आरबीआई नहीं भारत सरकार के हाथ में होता है। इस नोट पर वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। और एक फैक्ट जो आपको नहीं पता होगा वह यह है कि 1 रुपए का नोट अकेला ऐसा नोट है जिस पर लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट समझा जाता है। यही कारण है कि इस नोट पर प्रॉमिस नहीं किया जाता। कैसे रुपया छापने के लिए गोल्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो चलिए लगे हाथ यह भी जान लेते हैं। पहले हमने गोल्ड की बात की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत दुनिया भर के सभी देशों में लिस्ट के 10वें नंबर पर आता है। भारत के पास 612.6 टन गोल्ड है, यानी 6,12,000 किलोग्राम गोल्ड है। आरबीआई ने साल 2019 में 52.3 टन गोल्ड खरीदा था, जिसके बाद ही भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में 11वें नंबर से बढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गया। लेटेस्ट डाटा की बात करें तो आरबीआई के पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज का 61% हिस्सा गोल्ड होल्डिंग में है। आरबीआई गोल्ड को भारत में ही नहीं विदेशों में भी सुरक्षित रखता है। भारत की बात की जाए तो आरबीआई की नागपुर ब्रांच खजानों की ब्रांच कहा गया है। अगर विदेशों की बात की जाए तो आरबीआई कुछ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी पड़ा हुआ है। विदेशों में गोल्ड रखने की बात सुनकर ज्यादातर लोग यह समझ लेते हैं कि आरबीआई ने अपना सोना गिरवी तो नहीं रख दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर रिजर्व बैंक यह अपनाते हैं जिससे कि उनका गोल्ड रिजर्व रहे। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को भी समझ लेते हैं कि दुनिया भर के सभी रिजर्व बैंक यह खरीदते हैं। इसे IMF का कुछ सोना भारत बैंक में रिजर्व बैंक में सुरक्षित रखा गया है। तो अब तक हमने बात की कि कैसे आरबीआई इन रुपए की वैल्यू को क्रिएट करता है और क्रिएट करने के लिए उतना ही नोट छापता है जितना उसके पास एसिड है। लेकिन रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई को रुपए की वैल्यू को मेंटेन भी रखना पड़ता है। इसके लिए सबसे बड़ी बाधा होती है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। इसलिए इन्फ्लुएंस कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक बड़ी भूमिका निभाता है। आरबीआई अब यह सब करता कैसे है, इसके लिए आपको महंगाई का कारण समझना होगा। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है। जिस चीज का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी और वह चीज महंगी मिलेगी। लेकिन जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उस चीज का रेट मार्केट में कम हो जाएगा। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई में इस सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। आरबीआई इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसीज का सहारा लेता है। सीधा सा फंडा है कि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जिससे होगा क्या कि 2 रुपए की चीज़ लोग 4 रुपए में भी खरीदने को तैयार रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट में पैसा का इन्फ्लुएंस कम कर दिया जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, जिससे लोग कम खरीदते हैं और उस चीज़ की डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे महंगाई नियंत्रित हो जाती है। और उसके लिए आरबीआई रेपो रेट और कैश रिवर्स रूसो यानी CRR को बढ़ा देता है, जिससे मार्केट में कैश इनफ्लो तथा बैंक लोन को रेगुलेट किया जाता है। इससे और आसानी से समझते हैं, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक का जो लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, यानी लोगों को हाई इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। और वही अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ जाएगी तो बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना होगा, यानी बैंक के पास कैश की कमी हो जाएगी, जिसके चलते अगर बैंकों के पास पैसा कम होगा तो आगे भी पैसा कम ही देना पड़ेगा, जिससे असर होगा
मार्केट में जो पैसे का इनफ्लो होगा वो कम होगा, यानी लोगों के पास पैसा कम होगा और उनकी परचेजिंग और कम हो जाएगी, जिससे महंगाई खुद पे खुद कंट्रोल हो जाएगी। इससे भी आरबीआई को संतुलित बनाकर चलना पड़ता है। डिमांड कहीं इतनी भी न कम हो जाए कि इनकम डाउन हो जाए और महंगाई कहीं इतनी भी न बढ़ जाए कि आम आदमी का जीना भी दुश्वार हो जाए। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल कि आखिर इन सभी ऑपरेशन को करते हुए आरबीआई यह पैसा कहां से कमाता है जो आगे सरकार को दिया जाता है। आरबीआई की कमाई की कई साधन हैं, इनमें से एक ओपन मार्केट सर्कुलेशन। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह होता क्या है। असल में आरबीआई बैंकों से बॉन्ड खरीदता है। इसके उपलक्ष्य में आरबीआई कुछ उन्हें पैसा देता है, जिससे इनकम में पैसा घूमता रहता है। इन बॉन्ड से इंटरेस्ट भी कमाता है और इन बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है, जिससे आरबीआई को प्रॉफिट भी होता है। इसके अलावा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में भी निवेश करता है, यानी आरबीआई सस्ते में डॉलर खरीदता है और महंगे रेट पर बेचकर प्रॉफिट भी कमाता है। यही नहीं, आरबीआई बैंकों में भी पैसा उधार देता है, जिसके एवज में आरबीआई उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसे आसानी से समझें तो आरबीआई बैंकों का भी बैंक, यानी किसी भी बैंक को पैसा की जरूरत होती है तो वह आरबीआई से ही पैसा मांगता है और उस पैसे के बदले में वह आरबीआई को इंटरेस्ट भी पे करता है। इसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। यह है आरबीआई के इनकम के मुख्य स्रोत। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि आरबीआई का काम पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। आरबीआई का काम रुपए की वैल्यू को मेंटेन करना है और इसे मॉनेटरी पॉलिसीज को दुरुस्त करना है। आरबीआई जो एक्शन लेता है उसी के दौरान प्रॉफिट बनता चला जाता है। आरबीआई इसी प्रॉफिट में से अपने खर्च निकालता है और कुछ पैसा रिजर्व में डाल देता है और बाकी बचे हुए पैसे को डिविडेंड के तौर पर भारत सरकार को दे देता है। असल में आरबीआई अपने इन सभी कामों के जरिए एक ही चीज करने की कोशिश करता है, वह है लोगों में इनकम को लेकर विश्वास पैदा करना और लोगों को विश्वास दिलाना उनका आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए यह संस्था तत्परता से काम कर रही है। उस संस्था का नाम है आरबीआई। यह रहा आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए और इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।